इंटरनेशनल अफेयर्स और ये सारे मामला कहाँ से मतलब दिमाग आया पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर बड़ी पीक पे थी। तो हम उस वक्त लगे होते थे। उस वक्त वो ब्लॉग्स और फेसबुक ग्रुप्स होते थे, फेसबुक मुजाहिद बने होते थे। तो उस वक्त से शौक था। आप किसे फॉलो करते हैं ये सारे मामले को लेकर? मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि जो रीजन पे जिनकी नज़र है ना, वो वेस्टर्न एजेंडा ना हो। हम थोड़ा लोकल नैरेटिव भी लोकल नैरेटिव को देखें। ऐसा क्या हुआ था कि जंग शुरू हो गई? मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान कर दिया कि हम ताल्लुकात के बहुत करीब हैं। तो ये पैगाम दिया गया अरबों को हमास की जानिब से कि तुम हमें इंक्लूड किए बगैर कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। कंपैरिजन ऑफ हमास एंड इसराइल, किस तरह से देखते हैं दोनों को? इसराइल नो डाउट एक बहुत बड़ा टेक में बहुत आगे है। इवन चाइना जैसा मुल्क इनसे टेक्नोलॉजी लेता है। गज़ा की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल ना दुनिया से वो ट्रेड कर सकते हैं, वो ओपन एयर प्रिजन है। इसराइल के आने वाले दिन क्या मुश्किल होते जा रहे हैं? आप उनके प्राइम मिनिस्टर की आजकल शक्ल देखें, बिल्कुल ही घबराई भी होती है नेतन्याहू की कि हम क्या करें, हम तो फंस गए हैं। ये वो चाइना की अगर बात करें तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से देखता है? चाइना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है फ़लस्तीनियों की भी। अगर एज अ पाकिस्तानी बात करूं तो पाकिस्तान का नंबर तो नहीं आने वाला। हकीकत यही है कि कुछ पुराने जो ताकतवर जो पावर कॉरिडोर्स हैं, उनको अपनी पावर रिगेन करने के लिए कुछ ना कुछ केओस चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अब्दुल हई सदीक और आप देख रहे हैं सुनो कास्ट। और आज हमारे साथ जो मेहमान खसूसी मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दी वाइट साइड चैनल चलाते हैं, उस पर गहरी नज़र रखी हुए हैं इसराइल और गज़ा इशू पर। और इसके अलावा भी इनकी जो कोर एक्सपर्टीज़ हैं वो हैं इकॉनमी, उसके बाद अगर बात करें तो इंटरनेशनल अफेयर्स, और इसके अलावा मुल्की और सियासी माहौल में जो ये गर्मी रहती है उस पर भी बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ दी वन एंड ओनली जहाद ज़फ़र मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम भाई, थैंक यू, आपने आज मुझे बुलाया सर। और बड़ा अच्छा आपका सेटअप है। जज़ाकल्लाह बड़े अच्छे आप आजकल इंटरव्यूज़ कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। आपकी मोहब्बत और आपके प्यार का शुक्रिया। जी जी। जहाद, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि लाइफ कैसी चल रही है, और आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा मैं सुनो डिजिटल की तरफ से कि आपकी शादी हुई है माशाल्लाह से। थैंक यू। आप बेशक ये बताना चाहते हैं सोशल मीडिया पे या नहीं, लेकिन हमने बता दी है। ये आपने भांडा फोड़ दिया। तो जहाद, कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी शादीशुदा? हाँ सर, अच्छी गुजरी है, थोड़ी रिलैक्सिंग और थोड़ा थोड़ा काम भी चल रहा है। हाँ। क्योंकि जिस तरह के चीज़ें आ रही हैं तो हमारी जॉब का तकाजा है, हम आराम से नहीं बैठ सकते। अच्छा जी। रिलैक्स चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया जहाद। मैं लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आज हम बात करेंगे इसराइल गज़ा के इशू पे, और हम यहाँ पर किसी को भी गलत सही नहीं कहेंगे कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा जो है ना नाजुक सूरत हाल वाला टॉपिक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये बात करेंगे कि आखिर वजह क्या बनी ये इसराइल गज़ा की जो जंग हुई, फिर जंग बंदी का ऐलान हुआ, 6-7 दिन वो भी रहा, और उसके अलावा भी जो पूरा इंटरनेशनल माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट क्या है, बाकी तमाम ममालिक इसमें अपना क्या क्या किरदार अदा कर रहे हैं, और कहाँ तक जा सकते हैं, इसी पे बात करेंगे आज हम सबसे पहले। लेकिन उससे पहले जी आपने क्या स्टडी किया, और ये इंटरनेशनल अफेयर्स और ये सारे मामला कहाँ से मतलब दिमाग आया इतना माशाल्लाह? यार, शुरू से ही शौक था ऑब्वियसली। इंटरनेट 2010-9 में ये आम हुआ था, फेसबुक। तो हम उस वक्त पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर बड़ी पीक पे थी। अच्छा। तो हम उस वक्त लगे होते थे। उस वक्त वो ब्लॉग्स और फेसबुक ग्रुप्स होते थे, वहाँ पे हम ब्लैक वाटर वालों से लड़ाई कर रहे होते थे। अच्छा। फेसबुक मुजाहिद बने होते थे। हाँ, तो उस वक्त से शौक था। वो जब देख रहे थे ना, ऑब्वियसली हर इंसान के दिल में दुख दर्द था पाकिस्तान का। ठीक है। वो जो एक ज़माना था, ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे हर जगह। बेशक। तो उसकी वो एक माहौल ऐसा था कि एक इंटरेस्ट पैदा हुआ, फिर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और वो फिर सारी प्रोग्रेशन हुई इस तरह आहिस्ता। उस वक्त तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी टाइम्स थे। फिर ये पाकिस्तान में CPAC का आगाज़ हो जाता है, और साथ साथ डिग्री तो कंप्यूटेशनल थी, कंप्यूटेशनल साइंसेस। ठीक है, मतलब इतना हाँ, आपने शिफ्ट किया। हाँ मैंने शिफ्ट किया पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करना शुरू कर दी। जी और चैनल क्रिएट कर क्योंकि लिया शुरू से ही शौक था, और मीडिया में आने का। हाँ नहीं मीडिया में आने का, इस चीज़ का कि ख़बरों को पढ़ने का और उसको कवर करने का। वेरी नाइस। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इट्स अ वेरी टफ जॉब जहाद, एक अपडेट रहना। और मतलब वो कहते हैं ना, हर पल की खबर। ये आप पे बनता है मेन, ये जो है कोट कि हर पल की खबर होती है आपको। इसराइल गज़ा में क्या चल रहा है, कौन स्पीच करने जा रहा है, कौन जंगबंदी का ऐलान कर रहा है,
और हिजबुल्लाह क्या कर रहा है ये आपको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि कांटेक्ट में तो नहीं कहीं। नहीं, ये बात होती है सारी इंटरेस्ट की। ठीक है। ये जो लोग कहते हैं ना कि आप कैसे ही कर लेते हैं, ये वो लोग समझते हैं बहुत मुश्किल तो है ऑब्वियसली, लेकिन अगर इंटरेस्ट हो ना तो वो आपका वो शुगल बन जाता है। ठीक है। जैसे आप उठते बैठते बाथरूम करते हुए आप वही देख रहे होते हो न्यूज़ और कंटेंट क्रिएट करने के लिए इकट्ठा कर रहे हो आप। इकट्ठे कर रहे होते हो और आप डिफरेंट जर्नलिस्ट को फॉलो कर रहे होते हो, फिर आप अपने आप को सेंड कर रहे होते हो वो चीज़ें कि यार वो रिकॉर्ड में रहें। ठीक है। आप अपना एक लॉग बना रहे होते हो, शीट्स बना रहे होते हो, फिर सुबह उठ के आप उस पर काम करते हो। नाइस। तो जब आपको शौक हो ना तो वो फिर आप उस तरह की चीज़ों आपकी नज़र भी उसी तरफ जाती है फिर। और एआई आपको दिखाता भी वही हाँ, है। यही बात करने लगा था कि एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग एआई वो इतनी तेज़ हैं कि वो आपको फिर उसी टॉपिक के इर्द गिर्द हाँ, आपकी बम्बार लगा फिर वो देती आपको है। जर्नलिस्ट भी उसी तरह के दिखाती है, फिर आपको आर्टिकल्स भी वैसे ही दिखाती है, फिर आपको कंटेंट भी इस तरह दिखाती है, तो फिर आपको आपके सामने आता जाता है वो मवाद। क्या बात है। हाँ जी। अच्छा, आप किसे फॉलो करते हैं ये सारे मामले को लेकर? मैं काफ़ी जर्नलिस्ट इसमें है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो सीएसएस वगैरह के होते हैं ना वो बड़े वेस्टर्नाइज हैं। बड़ा अफसोस होता है कि उनकी प्रो रीजन लोगों पे नज़र नहीं आए, क्योंकि ये हमारी स्टेट की भी गलती है ठीक है। कि जी सारा हम आइडियोलॉजी वेस्ट से ही लेते हैं। हम्म। वो भी बात करते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ो, वाशिंगटन पोस्ट पढ़ो, या वो इस तरह के इदारे। शुक्र है, अब अच्छी बात यह है कि कुछ हमारे जैसे लोग हैं, अब उनको फॉलो करने का कहा जाता है। जैसे मैंने कई CSS वालों को देखा, वो कहते हैं कि पहले उनके होते थे ये 3-4 वाशिंगटन पोस्ट, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, इस तरह के। अब वो कहते हैं 10 TCM को देखो, वाइट साइड को देखो। अब लोकल हम मतलब हमारे मेन स्ट्रीम में ऐसा कोई नाम नहीं है ठीक है। जिसको लोग आइडियलाइज कर जो सकें। एक स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात कर रहा हो, हाँ। ऑब्वियसली एक वास्ट काम होता है टीवी इंटरनेशनल चैनल्स अफेयर्स का, में। मेन स्ट्रीम हाँ। बिल्कुल डिफरेंट तरह चलता है। हाँ। आप लोगों ने इन टॉपिक्स को चूज किया हुआ है और एक किया हुआ है। स्पेसिफिक नीश में काम कर इसमें रहे हैं। मैं एक इंडिया का एक बड़े अच्छा एनालिस्ट है MK भद्रा कुमार। ठीक है। वो बड़ी मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि जो रीजन पे जिनकी नज़र है ना, वो वेस्टर्न एजेंडा ना हो। हम थोड़ा लोकल नैरेटिव भी लोकल नैरेटिव को देखें। पाकिस्तान ने तो कोई प्रोड्यूस ऐसे किए ही नहीं नाम जो लोकल नैरेटिव को बताते हो। सॉरी टू से, हम तो बिल्कुल ही पीछे रह गए ना। सही। इंडिया में 2-3 हैं, लेकिन उनको भी सप्रेस किया जाता है। अच्छा। वो भी नहीं आते मंजर आम पे। इंडिया में भी वही आते हैं जो मेन स्ट्रीम, वो चीखे मारने वाले और ये वो आज ये कर दिया, आज ये कर दिया, वो भवन ने ये कर दिया, अर्नब गोस्वामी जैसे नॉन सीरियस लोग। लेकिन वो अंदर trending में खाते रहते उधर हैं इंडिया में 2-3 ऐसे नाम जो इस पे जो नजर बड़ा रखे हुए नज़र हैं। रखे होते हैं प्रो रीजन, और वो थोड़ा वेस्ट के जो उसके इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट। अच्छा, इस पे काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि ये एजेंडास पे काम करते हैं कि ये होने जा रहा है, अब ये होने जा रहा है, और ये हो रहा है, और ये जंग होने वाली है। तो इज़ इट ट्रू? जी जी, ये बिल्कुल, ये वेस्टर्न मीडिया टोटली इनके एजेंडा पे काम करता है कि जो US गवर्नमेंट चाहती है वो, मतलब टोटल तो नहीं हम कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक उनका एक एजेंडा नज़र आता है। फिर UK का उस पर भी इल्ज़ाम लगता है, इन सब पे इल्ज़ाम लगता है कि अपनी हुकूमतों के एजेंडे को लेकर चलते हैं। फिर आप वही चीज़ हर मुल्क में चले जाएँ, ये इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया में BJP की जो प्रो जर्नलिस्ट हैं, वो उनका एजेंडा उनको आगे किया जाता है, बाकियों को दबा दिया जाता है। पाकिस्तान में भी आजकल हम यही देख रहे हैं कि जो रियासत चाहती है वो बोलें बस। तो इस तरह का ये हर मुल्क में ये बदकिस्मती है आजकल के। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ, वो देखने में बज़ाहिर तो नज़र आता है, लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे फॉलो तो आपको सप्रेस कर दिया जाता है, या पीछे आपको वो स्टेट की तरफ से वो पर्क्स नहीं मिलते। तो ये हर मुल्क में देख रहे हैं। अमेरिका में ज़रा वो अच्छी शक्ल में नज़र आता है, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है। ठीक हो गया, हम इस पे आ जाते हैं कि जहाद मतलब आपने स्टार्ट किया एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, और वॉलनट मीडिया के साथ भी काम किया, CRM DRM वहाँ से हम करते थे, ये जियो न्यूज़ एक्सप्रेस दुनिया वगैरह को मैनेज करते थे। इनके सोशल मीडियाज आपने लॉन्च किए हुए हैं। जी जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, कईयों के कुछ हमें बिल्कुल बेबीज की शक्ल में मिले थे, और वो अब माशाल्लाह जाइंट बन चुके हैं, मिलियंस में चले गए। मिलियंस में चले गए। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ये सब चीज़ों का? वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वो तो उस वक्त मज़े की बात बताऊँ, इमरान रियाज़ ख़ान जो बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उस टाइम मेरे पास उनका तकरार चैनल होता था, उनके 1,500 व्यूज़ आते थे। मतलब कई मतलब सबसे कम ये जी आज हम एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे रहे हैं कि जिनके चैनल पे माशाल्लाह मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं आज, और उनकी हर वीडियो ही और हर कंटेंट ही 1-2 मिलियन मारता है एक व्यूज़ में, अगर देखें तो वो उस टाइम पे कितने वो 1,500-2,000 व्यूज़ आते थे उनके। वो हम, और ये कब की बात है? ये 2016, जब पाकिस्तान में यूट्यूब अभी खुला ही था, मतलब लोगों को पता लगा था, अनबैन हुआ था।
अच्छा। बैन था ना पहले। बिल्कुल बैन हो गया था कुछ वक्त के लिए। अच्छा, बैन क्यों हुआ था? वो बैन कोई वो हुआ था, कोई ऐसा इशू था, कोई खाके वगैरह कुछ ऐसी ठीक है। वो ब्लास्फेमी हुई ब्लास्फेमस थी, हाँ, कंटेंट। ब्लास्फेमस कंटेंट। ठीक है। तो वो वहाँ पे तो यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको और कुछ सोल्यूशन नहीं समझ आया, उन्होंने बैन कर दिया, तो 4 साल बैन। और फिर ये नवाज शरीफ की हुकूमत आई, और इन्होंने फिर तो अनुशे रहमान थी उस टाइम आईटी मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी काम किया था इसको खुलवाने में, उसका बीच का रास्ता कोई निकाला था। ठीक है। तो 2016 के शुरू में, और लॉन्च इनका हुआ था कराची में, यूट्यूब लॉन्च पाकिस्तान में ना, उस टाइम भी हम उधर गए थे, तो बड़ा अच्छा एक इवेंट उस था। टाइम पे ये जो आज आप देखते हैं कि एक रश जब गफीर नजर आता है, नज़र हमें हर आता है ये, बच्चा माइक बच्चा लेके उठ बच्चा, के निकल जाता है कि मैं सहाफ़ी हूँ। और उस टाइम और हर बंदा अब आजकल सोशल मीडिया का स्टार है। ठीक है, वो मेहनत करते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन कदगन नहीं है कहीं पे, कोई बाउंड्री नहीं है, हाँ, कोई एथिक्स नहीं रहे उस तरह से। ये बिल्कुल करें सही काम, बात। सब करें, लेकिन कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, हाँ, उनको देखते हुए शायद काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि शायद नहीं, करना ही उस करना तरह से चाहिए, चाहिए। करना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ हमारा ये अलमिया बन गया कि हम अब ये नहीं देख रहे कि क्या कर रहे हैं, हम जस्ट व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं, और एवरीवन यही कर रहा है, सब बंदे हर। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? इसमें एक तो आप देखें ना, एक तो कलेक्टिव विजडम होती है आपकी सोसाइटी की, हमारी वो भी नहीं है। दूसरा कोई स्टेट आती है मैदान में कि यार कोई रूल्स तयन करती है। पाकिस्तान में जैसे वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सीन है, कि अगर आप इन्फ्लुएंशियल हो तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अगर कोई छोटा बंदा जुर्म करता है उसको तो आप फ़ौरन पकड़ लोगे। ये मसला है ना, तो आपको रूल्स कुछ सेट करने चाहिए इसके लिए, सोशल मीडिया के अभी लिए। तक वैसे जहाद इस पे कोई काम हुआ कि कोई बाउंड्री सेट की जाए? हाँ, इस पे ये पिछली हुकूमत ने किया था, उसमें मतलब सब जितने भी स्टेट के स्टेक होल्डर्स हैं, सब ने मुश्तरका फ़ैसला किया था कि कुछ होना चाहिए इस पे ना, कुछ बाउंड्री सेट करनी ठीक है। चाहिए। फवाद चौधरी आपको याद है आके कहते होते थे अब हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे खुला बोलने की, ये वो कोई किसी की पगड़ी नहीं, तो वो भी काम उस तरह नहीं आगे बढ़ सका। पीका लॉज आए थे 2016 में, ये इंटरनेट से रिलेटेड डिजिटल रूल्स, तो उनकी थोड़ी अमेंडमेंट हुई थी, लेकिन असल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कोई। वही है कि जहाँ स्टेट को नज़र आता है ना कि ये ख़तरी बंदा है मेरे लिए, स्टेट उसे तो फ़ौरन कर लेती है, दबा लेती है। अच्छा। लेकिन जो मैं कहता हूँ माशरे को चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं ना, स्टेट को उसको भी देखना चाहिए। सही हो गया। हाँ, आपका खाली ख्याल है कि स्टेट सिर्फ, हाँ स्टेट को, हुकूमत को हाँ, देखना चाहिए ये हुकूमत सब को चीज़ें। अपनी सिर्फ अपनी तरफ नहीं करना ठीक चाहिए, है। सोसाइटी का भी ख्याल रखना चाहिए। ऑल राइट। एंड बैक टू टॉपिक, हम आ जाते हैं इसराइल एंड गजा इशू पे। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, और लोगों का भी ये सवाल है, लोग ये चीज़ तो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं कि एक इमोशनल डैमेज है हम लोगों के लिए भी, और जिनके बच्चे, हाँ जी, वालिदैन, बुजुर्ग हाँ जी, इस दुनिया से कूच फरमा गए हैं, बिल्कुल, उनके लिए तो एक बड़ा सदमा है, बहुत और वो तो उससे गुजर रहे हैं, और हम भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं डेली। हम लोग देखते हैं कि 700 लोग, 500 लोग, बच्चे, बड़ा दुख होता है, और न्यू बॉर्न बेबीज तक, मतलब देख के आपको एक दफ़ा आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। इस सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि 7 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ था कि जंग शुरू हो गई? लोगों को असल में ये तो सारी चीज़ें पता है, लेकिन असल मामला क्या था ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी इस पे गहरी नज़र है। हाँ जी, मैंने इसको कवर भी डेली बेसिस पे किया है, पिछले 2 माह में तकरीबन इसको कवर करने की कोशिश की है। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ ये सारा, कि ये इस तरह हो गया कि पहले बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि पीस है सब कुछ, लेकिन पीस पहले भी नहीं था। 7 अक्टूबर से पहले भी ये फ़लस्तीनियों की तो वो हो रही थी शहादत डेली बेसिस पे, 13 मारे जा रहे थे, 14 इस तरह। इसराइल फुल अग्रेसिव हुआ है 2021 से, ठीक है, जब 2021 में इन्होंने, तो अब देखें 2020 में इनके मुआहदे होते हैं इसराइलियों के अरब रियासतों से कि जी अब हम वायलेंस कम कर देंगे। अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम से हुए थे, जिसमें यूएई ने तस्लीम कर लिया था इसराइल को। ठीक है। तो उसके बाद जी इसराइल ने ये दुनिया को ये लग रहा था कि इसराइल कुछ कम कर देगा, लेकिन 2020 में वो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए, जिसमें 1-2 और मुल्क भी थे अरब, आई थिंक बहरीन और ओमान वगैरह में, अगर 3-4 थे। ठीक है। तो उनकी फिर कोशिश थी, वो ट्रंप ने करवाए थे, तो वो उनकी कोशिश थी और मुल्क आएंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान को भी उस टाइम कहना शुरू कर दिया 2020 में, इसराइल ने, जी इसराइल और अमेरिका ने कि आप भी करो आप भी हमारे पास आए ना, ठीक हमारे साथ दोस्ती करें, आपको बड़े। तो वो उस टाइम ये कहा गया कि हम मजालिम कम कर देंगे, ये यूएई ने भी यही कहा कि हम अपना, लेकिन नहीं, 21 में हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 21 में उन्होंने फुल बम्बार्डमेंट की, सहाफ़ियों को भी मारा, और उसके बाद वो चपकलिश जारी रही, कभी वेस्ट बैंक में कभी गज़ा में, दोनों जो फ़लस्तीन के एरिए हैं
इसराइल के अब जो उसने काबिज टेरिटरीज के अंदर हैं, एक वेस्ट बैंक, यरूशलेम और वो गज़ा, तो वो मामला तो ख़राब जारी थे। और ये 7 अक्टूबर से पहले ऐसी क्या डेवलपमेंट हो रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान कर दिया कि हम ताल्लुकात के बहुत करीब हैं इसराइल के को। ये बहुत बड़ा वाक़या होना था कि अगर मुस्लिम दुनिया का लीडर ही कर लेता रिकग्नाइज, हाँ, तो कर दिया उन्होंने ऐलान उससे 1 हफ्ता पहले 7 अक्टूबर से। बिल्कुल। और उससे पहले सितंबर में यूएन का इजलास में नेतन्याहू ने भी कह दिया कि जी 6 मुल्कों का उन्होंने कह दिया कि ये आ रहे हैं। उसमें सऊदी अरब और सूडान वगैरह 6 थे। तो लोग बांग्लादेश भी था उसमें, पाकिस्तान नहीं था, लेकिन चहमगोइयाँ यही हो रही थी कि ये अगर हो गए तो फिर पाकिस्तान भी कर लेगा। अब वो सब एक तैयार हो रहा था मामला कि जी इसराइल को सब रेकग्नाइज कर लेंगे सब। और बेसिकली अमेरिका का क्या मकसद है, अमेरिका और इसराइल का, इसराइल कैप्टन है अमेरिका का मिडिल ईस्ट में। अच्छा, इसराइल कैप्टन है अमेरिका का मिडिल ईस्ट में। वो उनको एक डेप्थ देता है, उस रीजन में रहने का बहाना प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसराइल अमेरिका को, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए वो है ना लाज़िम मलजूम। और एक जो प्रो इसराइल, एक बहुत प्रो इसराइली लोग भी बैठे हैं अमेरिका में जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इसराइल को, और उनके लिंक्स हैं उनकी कांग्रेस में, और उनकी जो सारा वॉल स्ट्रीट जो सारा वो है उनका बिजनेस एम्पायर, उसमें सारे लिंक्स भी हैं उनके। ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे का सोचते हैं, ठीक है, इसराइल और अमेरिका। ओके। तो इसराइल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे अमेरिका को पेश आती है कि वो रहे और हमें किसी ना किसी तरह से प्रेजेंस का बहाना मिलता रहे। तो इसीलिए जब इसराइल को कुछ होता है तो अमेरिका तड़प तकलीफ होती है, हाँ, कि ये ऐसा क्यों इस तरह हो। बिल्कुल। तो वो जो बेसिकली वो चाहते थे कि अब्राहम अकॉर्ड्स के ज़रिए हम अपने इसराइल के थ्रेट्स को मिनिमाइज़ कर दें, सारे जब मिल जाएंगे इसराइल के साथ आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि दोस्ती हो गई, सारे थ्रेट्स ख़त्म। क्योंकि इज़राइलीज़ वो समझते हैं हम डेली बेसिस पे सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, कि हम सर्वाइव करते हैं डेली। ठीक है। वो एक अपना उनका एक अपना जिहाद चल रहा होता है। जैसे मुसलमानों का होता है ना, वो कहते हैं हमारी अपनी एक स्ट्रगल है, वो बड़ी पाक स्ट्रगल है। अच्छा, कि हम जिंदा रह रहे हैं और इनसे लड़ रहे हैं। अच्छा, ये उनके लिए एक तरह का जहाद है। हाँ, और अब वो ये स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है कि अरबों से हाथ मिला लो ताकि वक्ती तौर पे हम इन थ्रेट्स को ख़त्म कर दें। ओके। तो वो मोहम्मद बिन सलमान ने भी कह दिया कि जी हम तो हाथ मिला रहे हैं। उधर से फिर हमास की जो रेजिस्टेंस थी, जिन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बनाई हुई हैं और कैसा कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि गज़ा को ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। ठीक है। वो बहुत ही छोटा एरिया है। हाँ, कुछ एकड़ों का मामला है, चंद स्क्वायर किलोमीटर्स हैं। मतलब 30 मिनट में आप उसके एक एंड से दूसरे एंड पे जा सकते हो। लाहौर से भी छोटा है गज़ा, लाहौर शहर से। तो वो इतनी सी ओपन एयर प्रिजन है, एक तरफ समंदर है, 3 तरफ से इजराइल की काबिज टेरिटरीज हैं जहाँ पे फुल फौज बैठी है, और एक तरफ उनका सिर्फ सांस लेने की जगह है जो मिस्र का बॉर्डर है। अच्छा, वो है रफ़ा बॉर्डर, जिस पे आजकल बड़ी चल रही है ना कि वहाँ से इमदादी सामान आ रहा है, रफ़ा, जहाँ पे मेडिसिन वगैरह तो भी जो इसराइल वाली साइड है वहाँ पे लगी हुई है। हाँ जी, बाढ़ लगाई हुई है इसराइल ने। और वो आने नहीं दे रहे थे पिछले दिनों। वो शुरू से ऐसे ही है, जब का इन्होंने काबिज किया हुआ है ना, तो वो एक बड़ी हैवी बाढ़ लगाई हुई है कि किसी फ़लस्तीनी को निकलने नहीं दे सकते। ओके। तो इस सूरत हाल में हमास ने इस प्रेशर के अंडर उन्होंने अपना एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे बनाया हुआ है और टनल्स बनाई हुई हैं, उसमें मिसाइल, और उन्होंने वहाँ पर एक पैगाम दिया अरब रियासतों को 7 अक्टूबर को कि तुमने अगर हाथ मिलाया ना तो इसका मतलब हमारी ये एग्जिस्टेंस का ख़ात्मा होगा। आहिस्ता आहिस्ता इजराइल इधर भी आ जाएगा, जो हमारी ये स्पेस है, या जो हम वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, इजरायली समझते हैं हम अपनी। तो ये पैगाम दिया गया अरबों को हमास की जानिब से कि तुम हमें इंक्लूड किए बगैर कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, हमसे पूछे बगैर। हाँ, कि तुम हमें माइनस करके तुम इसराइल को नॉर्मलाइज कर रहे हो, ओके, और जी फ़लस्तीन से रिलेटेड डिसीजन लोगे, ये कैसे हो सकता है? तो वो हमले करके उन्होंने ये पैगाम दिया है पूरी दुनिया को, अमेरिका को और अरबों को, कि ऐसा नहीं हो सकता, इंज नहीं। हाँ। तो वो उन्होंने फिर अपना भी थोड़ा दिखाया है कि ये है। अच्छा, इन्होंने अटैक किया, कुछ मिसाइल्स इन्होंने दागे, हाँ, और उसके बाद वहाँ से अटैक जो आया, वहाँ से तो फिर ब्रूटल अटैक आया ना, उनको तो बहाना चाहिए था। और वो शायद वेट कर रहा था इस चीज़ का। हाँ, वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जान के शायद उनकी इंटेलिजेंस ने ये करने दिया ताकि वो फिर ब्रूटैलिटी
मल्टीपल होगी, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10 होगी जो पहले होती। तो वो यही हमने देखा है कि जिस तरह उन्होंने मारा है 700 एक दिन में 700 लोग मारे जा रहे हैं। हाँ, अभी hospital कल ट्रूस का destroyed हो खात्मा गए। हुआ है, हाँ जी, हॉस्पिटल्स पे, रेफ्यूजीज कैंप में उनको 700 बंदों में से एक भी हमास का, उन्हें इन्फॉर्मेशन होना कि एक हमास का खड़ा है तो वो उधर भी बम गिरा देते हैं। फिर उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंसेस पे अटैक किए हैं। अरब ममालिक का इन्फ्लुएंस क्या है इसराइल पे? ज़्यादातर इस रीजन में ज़्यादातर हुक्मरानी हमने पिछले 70-80 सालों में गोरों की देखी है। पहले यूके उन्होंने डिवाइड किया, फिर अमेरिका के हाथ पावर चली गई, अमेरिका ने इसराइल को स्ट्रेंथन किया 1947 के बाद। और फिर हाँ, फिर शुरू में ये हमने देखा था कि अरबों ने बहुत हमले किए। ठीक है। एक तरफ से मिस्र कर रहा होता था, ऊपर से सीरिया इसराइल पे चढ़ाई कर रहे होते थे, और हर तरह से ना इसराइल को, लेकिन इसराइल ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्ट्रेंथन किया ठीक है। कि जी मैं तो चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। उन्होंने क्या किया, मिलिटरीली अपने आप को मजबूत किया, ठीक है। और अरबों के जितने अटैक्स थे उनको रिपेल करते गए, और इवेंचुअली हमने देखा वो मुल्क वीक होते गए। सीरिया, मिस्र, इनको वीक किया जो कभी तगड़े होते थे, ठीक है। उनको वीक करके खुद इसराइल इतना सा वो डॉट सा और वो थोड़ा सा काबिज भी होता गया। बिल्कुल वो फैलता ही चला वो गया, और फैलता वो गया। सारा अभी भी वो थोड़ा सा ही है, जितना भी फैला है वो थोड़ा सा ही है, अभी भी वो दूसरे मुल्कों के निस्बत बहुत छोटा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी पावर। हाँ, फिर भी क्योंकि उन्होंने, military- हाँ, ये उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि ज़्यादातर जो बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद रखने वाले थे वो भी यही थे, जूइश, बिल्कुल। और यही सपोर्टर्स थे स्टेट ऑफ इसराइल के। अच्छा। इसराइल के इन्होंने ही, इनको बेसिकली लॉन्ग टर्म गेम खेलनी आती है कि हम किस तरह इकॉनमी को कंट्रोल। आपके सारे ब्रांड्स हाँ जी, उनके हैं। बिल्कुल। अभी हाँ, ब्रांड से याद आया, इलॉन मस्क को इन्होंने धमकी दी है। अच्छा। बड़े बड़े ये IBM, फॉक्स और डिज्नी और भी कई नाम हैं ये जो जिनमें इनका इन्फ्लुएंस है। अच्छा, इनको भी धमकियां गई हैं? इनको इलॉन मस्क, इन ब्रांड्स ने इलॉन मस्क को कहा है कि हम आपका एडवर्टाइजिंग रोक देंगे, पूरा ट्विटर क्रिपल कर देंगे अगर आपने ये अपने प्लेटफॉर्म पे प्रो फ़लस्तीन कंटेंट को ना रिमूव किया। मतलब इस हद तक जी, कंट्रोल्ड। अब देखें जी, ये काफ़ी हद तक। अब फेसबुक ने तो पहले दिन ही जी एक फ़लस्तीन का पेज था, उड़ा दिया उसे। फेसबुक तो वो तो नहीं कोई देखता, वो तालिबान का अगर आप वहाँ पे बात करो ना, अगर आप उनका कंटेंट दिखा रहे हो ठीक उनको, है। तो वो फ़ौरन आपका वो नहीं करते, लगने नहीं देते। इसी तरह उन्होंने फ़लस्तीन को भी बिल्कुल ही नो गो एरिया बना दिया फेसबुक ने। क्या नहीं जी? हाँ जी, ये चीज़ कि अपलोड नहीं उनका नैरेटिव नहीं दिखा सकते आप, वो रिपोर्टिंग कर सकते हो लेकिन उनका नैरेटिव नहीं दिखा सकते। ठीक है। यानी सिर्फ उनका आप तो एलन दोनों। मस्क को क्या धमकियां लगी इलॉन फिर? मस्क ने और पहले, ये गए भी? जी मैं बताता हूँ। इलॉन मस्क ने पहले तो जी ऐलान कर दिया कि मेरे प्लेटफॉर्म पे सब अलाउ है। अच्छा, ये वो जिस तरह की हरकतें करते हैं एलन साहब, तो उसने वो कहा, कहते थे कि जी ये भी हो जाएगा, ये जी तुम पैसे दोगे। जी, अक्सर कमेंट्स में भी ये बिल्कुल। जब एक्स का सीन हाँ, चला एक्स, कि अगर आपने ब्लू टिक चाहिए तो आप पैसे पैसे दोगे, दो। तो इस तरह की हरकतें तो करते वो रहते हैं। करते हैं। अच्छा, इसी तरह इन्होंने एक ऐलान कर इन्होंने दिया कहा कि कि जी मेरे प्लेटफॉर्म पे जी इसराइल फ़लस्तीन कोई टेंशन की बात नहीं है। इवन वो ईरान के सुप्रीम लीडर जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उन्होंने कोई पोस्ट की भी थी, इलॉन मस्क ने उनकी रीशेयर कर ली, उनको रीपोस्ट करके कहा कि रीट्वीट। उसने कहा कि एग्जांपल दी, कहते हैं देखो ये ऐसी बात कर रहे हैं, हम इनसे मुत्तफिक नहीं है लेकिन ये मेरे प्लेटफॉर्म पे रहेगी। इलॉन मस्क ने सीधा, उसने हालांकि उसमें कहा था कि इसराइल की हम एग्जिस्टेंस ही नहीं चाहते, इस तरह की कोई बात थी। डायरेक्ट उन्होंने फिर कहा उस पर भी तनकीद हुई इलॉन मस्क पर, किसकी तरफ से, वो जो वेस्टर्न लॉबी है एक, ठीक है। जो इसराइल की हमायती है, ठीक है। उन्होंने तनकीद की। फिर वो कंटेंट आई जा रहा है। अब फ़लस्तीन वो दिखा रहे हैं बच्चों की जो दर्दनाक जो पोस्टें हैं, बच्चों पे हमले। अब वो सबसे ज़्यादा ट्विटर पे एक्स प्लेटफॉर्म ऐसे पे ही आ है, रहे थे, और वहीं से लोग फिर ले रहे वहाँ से जी इसराइल की चीखें निकल गई। अब इसराइल को अपने इमेज की भी परवाह है, हैं। अभी भी स्टिल। हाँ जी, इमेज की भी परवाह है। वो इतना वो अब ना यही फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है इसराइल में ना, कि इसराइल चाहता है कि मेरा नाम भी ना बदनाम हो और वो अच्छा जी। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा तो वो नहीं इसराइल कहता है कि मैं, वो अब फ्रस्ट्रेशन में फिर इस तरह हमले करते हैं। फिर जी जब इलॉन मस्क नहीं बाज आया तो उसको फिर इसराइल बुलवाया गया, फिर वो अच्छा। मजम्मती बयान दिलवाया गया कि भाई ये हाँ मेरे से जी, गलती हो गई। हाँ, नहीं मेरे से नहीं कि ये बड़ा गलत हुआ है, हमास ने बड़ा गलत किया है। उसने, इलॉन मस्क ने जो बात ट्विटर पे आज तक नहीं की थी, वो उनकी जो फौजियों के अंडर खड़े खड़े उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल गलत किया है हमास ने, ये तो मर्डरर्स हैं, इनको मारना चाहिए, ये इलॉन मस्क ने कहा। जो उनकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल लोगों ने फिर बड़ी तनकीद की कि अब क्या, अब हम एक्स पे भी ना उम्मीद रखें कि यहाँ पे भी नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा तो अब ये आने वाले दिनों में देखना है कि इलॉन मस्क
किस तरह, वैसे एक मैं क्लिप देख रहा था, पता नहीं वो सही था कि नहीं, उसके बाद उस विजिट के बाद इलॉन मस्क ने कहा कि गो एफ योरसेल्फ सारे एडवर्टाइजर्स को, कि अगर तुमने मेरा वो करना है ना, तुमने बायकॉट करना है तो दफ़ा हो जाओ, मैं सरवाइव कर लूँगा, कर लेगा। मतलब उसने फिर आके खार निकाली है उन पे इलॉन मस्क तेरी खैर हो तो ये जाए। बड़ी फाइट चल रही है कि जो प्रो इसराइली लॉबी है जो एडवर्टाइजर्स की, वो धमकी दे रहे हैं एक्स को कि हम बिजनेस ही नहीं देंगे। हाँ, कि अगर तुमने ये कंटेंट रिमूव ना किया प्रो और अभी तक रिमूव हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक तो आ रहा है, अगर ट्विटर आप खोलें तो दोनों साइड्स की चीज़ आ रही है, बट वो यही है ना आजकल की दौर, इन्फॉर्मेशन मतलब कन्वेंशनल जंग के साथ इन्फॉर्मेशन वॉर है, हाँ, वॉरफेयर, बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन और हाइब्रिड वॉर है। इसराइल यही चाहता है कि जी वो इन्फॉर्मेशन को भी कंट्रोल, हर कोई यही चाहता है, बिल्कुल। आजकल तो वो गन्नों वाली है ही नहीं ना। पाकिस्तान भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है इसराइल की जी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, मोदी भी यही चाहता है। तो इसराइल ने उस चक्कर में इनको बुलवाया था कि पुत्र जरा ध्यान नल। हाँ, तो इलॉन मस्क ने वहाँ तो थोड़ा डरे डरे बयान दे दिया, लेकिन बाद जाके फिर उन्होंने इस तरह की, तो काफ़ी इख्तलाफात चल रहे हैं। इससे पता लगता है कि मीडिया गेम कितनी आजकल इम्पोर्टेंट है, और एक्स का किरदार सबसे अहम जा रहा है। अहम था क्योंकि इसी पे सारी अपडेट्स आ रही होती थी। अच्छा, हम इस पे बात कर लेते हैं आपके कंपैरिजन ऑफ हमास एंड इसराइल, किस तरह से देखते हैं दोनों को? ये तो हाँ, ये दोनों क्या बिल्कुल डिफरेंट एंटिटीज क्या इनके पास पावर्स हैं हमास के पास, और क्या इसराइल के पास हैं, और ये जल्दी जंग खत्म हो नहीं जानी चाहिए थी, मतलब विद इन डेज, ये इतने 1.5 महीने 2 महीने क्यों लग गए? क्योंकि इसराइल पावरफुल है इसलिए। हाँ, मतलब इसराइल पावरफुल था, मतलब ये तो दिनों की गेम थी, अगर हमला ही करना था। बस वही बात है ना, इसराइल पे प्रोलॉन्ग क्यों किया गया, मेरा सवाल ये पहला है। क्वेश्चन तो इसराइल पे ये हुआ कि आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी जिस दिन हम बड़ी, आप कहते हैं ना कि दुनिया की ताकतवर तरीन 8वीं ताकतवर, और फिर टेक और एआई भी है इनके पास, तो क्यों नहीं वो काम है? तो यहाँ से फिर वो शक पैदा होते हैं कि ये मतलब खुद अलाउ किया गया ताकि वो ब्रूटैलिटी ज़्यादा। और दूसरा इसराइल नो डाउट एक बहुत बड़ा टेक में बहुत आगे है। इवन चाइना जैसा मुल्क इनसे टेक्नोलॉजी लेता है। ओके, यानी कि चाइना भी इनसे डिफेंस और स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए। वेरी नाइस। और कई जगहों पे तो यानी इसराइल की पावर का मैं आपको बता रहा हूँ कि इसराइल इतना पावरफुल है कि अमेरिका को कभी कभार गुस्सा चढ़ता है कि तुम चाइना के करीब क्यों हो रहे हो। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला सीन क्यों है अमेरिका और इसराइल का? हाँ, ये वही सीन है थोड़ा तुम थोड़ा। मुझसे क्यों बात कर तुम रही मुझसे क्यों बात कर रहे हो? तो वो जो BRI है चाइना का, बेल्ट एंड रोड, थी? ओके, तो इसराइल और चाइना दोनों की ख्वाहिश है कि हम उसमें भी आएँ, कि चाइना पैसा लगाए इसराइल में और इसराइल टेक्नोलॉजी दे चाइना को। तो इस पे भी लेकिन आजकल चाइना काफ़ी थोड़ा सा हुआ हुआ है इसराइल से डिस्टर्ब्ड है, और कि ये जो बैक फुट पे आ गया। हाँ, थोड़ा सपोर्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। वो उनकी इस तरह हमायत नहीं कर रहा, बल्कि तनकीद कर रहा है इसराइल पर चाइना। ठीक है कि और जो हो रहा है गलत हो रहा है। और दूसरा वही हम पावर की ये चाइना कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। जी तो ये नो डाउट कि बड़ी उनके पास ताकत है। कि मैं एग्जांपल देने का मकसद था कि चाइना भी इम्प्रेस होता है, इतनी उनके पास टेक की पावर है इसराइल की। और दूसरा हमास की बात करें, वो तो जिसे वो कहते हैं टेक्नोलॉजी में कैसा है और सारे मामलात में किस तरह है, यहाँ इकॉनमी पे कैसी है यहाँ उनकी, पे जी बिल्कुल उनकी मिलिट्री सिस्टम किस तरह से है? डेड बिल्कुल। गज़ा की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल ना दुनिया से वो ट्रेड कर सकते हैं, वो ओपन एयर प्रिजन है एक तरह से। जैसे मैंने बताया वो बाढ़ लगी हुई साइड है, पे आपने कहा कि मिलिट्री वो है, बाढ़ लगी हुई और है, एक तरफ समंदर है, एक तरफ समंदर भी है, और समंदर में बाहर अमेरिका के बहरी बेड़े बैठे हुए हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस जंग के फ़ौरन बाद अमेरिका भी अपने सारे बहरी बेड़े ले आया अपने दोस्त की हिफाजत के लिए, इसराइल की हिफाजत के लिए। भाईजान तो यहाँ से भी लड़के आ गए, बड़े बड़े लड़के बड़ी बड़ी शिप्स में आ गए। तो वो इसराइल को हर तरह की मिलिट्री सपोर्ट हासिल है। गेम है जी। आपको पता है इसके फ़ौरन हमले के बाद इसराइल अमेरिका का सदर, अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर, अमेरिका का वजीर खारजा, सारे गए इसराइल। सब ने कहा हम आपको सपोर्ट, सब ने कहा जी हम करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस लेवल का आप अंदाज़ा लगा लें, इस लेवल की मिलिट्री सपोर्ट है। और बहरी बेड़े फ़ौरन आके खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ हमास की क्या ताकत है, वो तो अब हमास की जो स्ट्रेंथ है ना, उस पर फिर कुछ लोग जो शक का इजहार करते हैं, वो कहते हैं कि इनको ईरान की सपोर्ट हासिल है बैक एंड पे कहीं पे। जी ईरान कहीं ना कहीं से कुछ, फिर इसराइल इल्ज़ाम लगाता है। ये कौन क्लेम करता है वैसे जिहाद? ये इसराइल खुद भी कहता है, और क्लेम करते हैं ईरान भी इनडायरेक्टली कहता है। ईरान राब्ते में भी रहता है, कतर में इनके राब्ते में। ठीक है। हमास के लीडरान से, इवन फजलुर रहमान साहब भी पिछले दिनों हमास के लीडर से मिल के आए हैं कतर में। तो हमास के जो लीडर्स हैं वो मिलते रहते हैं, तुर्की, कतर,
कुछ पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत है, इतना नहीं है, लेकिन ईरान का बहुत है इन्फ्लुएंस तो है। पिछले दिनों ये भी इल्ज़ाम लगाया है इसने, इसराइल ने, कि हमास को जो वेपन सप्लाई हो रहे हैं वो सीरिया के रास्ते से हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और दूसरा जो थ्रेट इनके खिलाफ गर्म हो रहा है ना, जो एक दूसरा महाज गर्म हो रहा है, वो इसराइल के अगर थोड़ा नॉर्थ में जाए तो लेबनान का बॉर्डर है, वहाँ पे हिजबुल्ला ने इनकी काफ़ी बैंड बजाई हुई है इसराइल की, अच्छा हिजबुल्ला ने। अच्छा, ये भी हिजबुल्लाह ग्रुप भी है एक। हिजबुल्ला अच्छा, ग्रुप है, लोगों उसको डायरेक्ट, वो तो शिया अच्छा, ग्रुप दो है। ग्रुप हैं। जी जी, ठीक हमास है। सुन्नी ग्रुप है और हाँ। हिजबुल्ला शिया ग्रुप है। ठीक है, और ये दो ग्रुप जो हैं ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं नहीं या नहीं, ये ये दोनों इसराइल को मार रहे हैं, इसराइल को मार रहे हैं? इसराइल मैं को ये तंग जानना कर चाह रहे हैं रहा जी। था। हिजबुल्ला लेबनान के बॉर्डर पे है, ठीक है। वो दूर है, और इधर गजा में हमास है। ओके। तो वहाँ पे हिजबुल्ला को तो लेबनान के रास्ते क्लियरली सपोर्ट, वो तो ईरान ओपनली करता है। पिछले दिनों ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे और उन्होंने मुलाकात भी किया है हिजबुल्ला के जो लीडर है हसन नसरुल्ला से, और हिजबुल्ला ये चाहता है कि ईरान ओपनली सपोर्ट करे हमें। हिजबुल्ला की ये ख्वाहिश है कि ईरान, लेकिन ईरान थोड़ा ना फूंक फूंक के कदम बढ़ा रहा है। वो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, अच्छा। यानी कि इवन अमरीकियों से भी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा असला भी दे रहे हैं। मतलब दोनों हाथों से वो कहीं ना कहीं ईरान ने बहरहाल चल ना रहे हैं सही मामलात तंग लेके। किया हुआ है इसराइल को, क्योंकि मल्टीपल फ्रंट्स। फिर तीसरा जो यहाँ पे एलिमेंट आता है, जिसको वेस्टर्न मीडिया प्रॉक्सी कहता है या जो भी कहता है, बागी कहता है, यमन में हुसी हुसी बागी बागी जो है जी जी, उसकी क्या कहानी है? वही वो भी वही धमकियां दे रहा है वही बता इसराइल को यस आजकल। यस यस। यमन में एक गैंग था, एक पैरेलल गवर्नमेंट थी हुसियों की, और वो थे शिया, और उन पे हमेशा से इल्ज़ाम लगता है कि ईरान करता है। ईरान इनको पहले सऊदिया को ये तंग करते थे। ठीक है। सऊदी अरेबिया ने हाथ मिला लिया मतलब इसी साल के शुरू में हुसियों से, और उस हाथ मिलाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी कि सऊदीज़ ने ईरान के साथ हाथ मिला लिया, अच्छा, चाइना के कहने पे। ये सब चाइना के कहने पे जी हुआ? जी, चाइना सोच रहा था कि इस रीजन में मैं पीस लाऊंगा, दोस्ती। चाइना को क्या पता था, पाक चीन दोस्ती। हाँ, चाइना को क्या पता था, उससे बड़े बड़े क्या बैठे हैं क्या वर्ड यूज़ करें यहाँ पे, ज़्यादा मगरमच्छ बैठे हैं इधर के। चाइना तो एक मासूम ख्वाहिश लेके आया था ना, मतलब वो तो मतलब कि एक मैं ख्वाहिश कर रहा था कि अमन आ जाएगा, अमन आए, कि पहले पीस जी आए, जिस हाँ, तरह पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती होती है, झंडे उठाए जाते हैं। बिल्कुल, वो तो और वो इस दोस्ती तरह है से ना। चाह रहे थे। चाइना ने तो अनबिलीवेबल काम ये किया कि सऊदी और ईरान को आपस में ला दिया, और उनकी एम्बेसीज खुल गई हैं जो थी और 7-8 साल से बंद थी। ओके। तो MBS की मुलाकात भी हो गई है ईरान के प्रेसिडेंट से, तो इस लेवल पे दोस्ती चली गई है। वेरी गुड। अब वो हुसियों का मैं बता रहा था कि उसके बाद सऊदिया ने हुसियों से भी दोस्ती कर ली। ठीक है। हुसियों को कुचलने के लिए सऊदिया ने एक वो बनाया था अलायंस, हुसियों से जंग रही है सऊदीज की ठीक है, सऊदीज ने जंग तो रही यमन है। में। यमन में। वो पास ही बॉर्डर है ना ठीक सऊदिया है, के। लेकिन फिर बाद में इन्होंने दोस्ती कर ली। अब जो आजकल हुसी बागी वो फुल, अब 2 महाज पहले ही गर्म है इसराइल के खिलाफ, हमास और हमास और हिजबुल्ला। हिजबुल्ला। अब उधर से अब ये बैठे भी हैं आ गए हैं। 1000 मील दूर बैठे हैं हुसी। हुसी। ठीक है। अब इनके बीच में आता है सऊदी अरेबिया और जॉर्डन। ठीक है। अब सऊदी अरेबिया और जॉर्डन का आपको एक अफसोसनाक किरदार बताऊं, इन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप हमें दें एयर डिफेंस सिस्टम दें हमारे मुल्क में, ताकि हम हुसी के जो मिसाइल हैं उनको हमारे मुल्क में गिरने से मतलब इसराइल में गिरने से हम रोकेंगे। वो इन्होंने अमेरिकियों को डिमांड की है, और उधर से वो मिसाइल मतलब मारे ये जा रहे सारे मिलके इन शॉर्ट अगर हम थोड़ा सा देखें, अगर मैं गलत नहीं कहूँ, तो इसराइल की को बचाने प्रोटेक्ट की, कर रहे हैं। प्रोटेक्ट करने की, और उसको ये बताने की कोशिश की हम जा आपके रही है साथ कि वीरे सीता नाल। हाँ साथ बिल्कुल ऐसे ही है। और जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं और ये जो हैं, सिर्फ वो लड़ रहे हैं। जैसे प्रॉक्सी तो नहीं खैर कहना चाहिए, वेस्टर्न मीडिया की टर्म है ये जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, हमास हो गया, हिजबुल्ला और ये हुसी ये फुल धमकियां लगा रहे हैं, और ये अपनी जितनी इनके पास थोड़ी बहुत रिसोर्सेज हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। और ईरान किसी ना किसी की सपोर्ट से, हाँ, ईरान कहा जाता है इनको, मेन बैकर इनका ईरान ही है। ठीक हो गया। और जो अरब लीडर्स हैं इनकी जो मजम्मत है वो सिर्फ अभी तक मुंह मतलब वर्ड्स की हद तक ही है। अच्छा जहाद, ये सारी बातें तो हो गई, अब मुझे ये बताइएगा कि इसराइल के आने वाले दिन क्या मुश्किल होते जा रहे हैं? अच्छा सवाल है आपका। लग तो यही रहा है कि वही आप वाली बात जो आपने पिछला सवाल किया था कि इसराइल तो बड़ा तगड़ा है, ये जंग क्यों नहीं ख़त्म हो सकी, कि वो उनकी रेजिस्टेंस तो छोटी सी है और ये वो। अब इसराइल नो डाउट जहाँ जितना मर्जी पावरफुल हो, अमेरिका आ गया, अमेरिका ने कहा हर तरह की सपोर्ट मेरे दोस्त आपको मिलेगी, हर तरह की, बहरी बेड़े आ गए, सऊदिया इनडायरेक्ट थोड़ा बहुत कर रहा है सपोर्ट, हर तरह की सपोर्ट। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसराइल के लिए टफ टाइम तो आ रहे हैं,
कि पहले अब देखें ना, मिडिल ईस्ट में जो सबसे गर्म महाज था वो था शाम, सीरिया। ठीक है। वहाँ पे बशारुल असद की हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका और उसके हवारियों ने हर तरह की कोशिश कर ली। अमेरिका, इसराइल और सऊदीया, इन लोगों ने कोशिश की कि बशारुल असद का तख्ता उल्ट जाए। वो आज तक नहीं उल्ट सका, 12 साल से। बशारुल असद की बैकिंग कौन कर रहा था? ईरान और रूस। वो बचा गए उसे। अब सीरिया में आ गई काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी। अब मैं उस तरह की प्रॉक्सी जंग ना मैं इसराइल में देख रहा हूँ। ओके। अब वो नया सीरिया है, अब नया इसराइल मुझे बनता नज़र आ रहा है कि अब वो जिसको कहते थे ना बड़ा इनविंसिबल है, कोई अनटचेबल है, वहाँ पे अब वो फोर्सेस घुस चुकी हैं। अब जिस तरह वो घुसे थे हमास के फाइटर्स, वो पैराग्लाइडिंग करते हुए एंटर हो रहे हैं, मतलब उतर और रहे थे, लैंड कर रहे वो थे, और स्टाइल में वो कौन सी गेम है, पबजी गेम, वो स्टाइल में एंटर। तो वो इन्फिल्ट्रेशन तो बड़ी हैवी हो चुकी है इसराइल में। और इसराइलीज जिनको पहले ही सर्वाइवल का डर लगा होता है, आप उनके प्राइम मिनिस्टर की आजकल शक्ल देखें, बिल्कुल ही घबराई भी होती है नेतन्याहू की, कि हम क्या करें, हम तो फंस गए हैं। ये वो अपने सोल्जर्स का वो बढ़ा रहे होते हैं हौसला, हाँ, मोराल के कोई नहीं, ये मुश्किल जंग है। और सुना है उनके सोल्जर्स में बड़ी बेचैनी है कि कितने फंस गए हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ये इस हद तक चली इस हद तक ये अटैक बहुत ब्रूटल किया गया है हमास की तरफ से। और ईरान की भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही ऐसी हैं कि नज़र आ रहा है कि ईरान ने पूरा पीछे से डिस्टर्ब किया हुआ है इसराइल को। ठीक हो गया। हाँ, यानी टफ टाइम्स। इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, हाँ जी, हमारे, उनका क्या रोल है इस सारे केस को देखते हुए? अमेरिका का जो, जैसे मैंने आपको वो तो आपने चलो एक्सप्लेन कर दिया, कि बाकी भी वो तो इंटरनेशनल पूरा रोल्स सपोर्ट कर तो रहा है। और अरब लीडर्स बीच का रास्ता वो कंडेम कर देते हैं, करते कुछ नहीं है ये जॉर्डन और सऊदीया वगैरह। और दूसरा ईरान का मैंने बताया। तुर्की और कतर की बात कर लेते हैं। तुर्की और कतर इस मामले को, तुर्की और कतर का ये होता है कि कतर ने इस वक्त बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। जो इनके दरमियान ट्रूस हुआ था ना, जंग बंदी, उसमें जो लोगों को। अच्छा, ये इससे पहले एक सवाल करना चाहता हूँ। 6 दिन की जंग बंदी रही। जी। इसकी क्या खास वजह थी? इसकी वही वजह थी जो मैं बताने लगा था जी, कि इसमें इन्होंने एक दूसरे के प्रिजनर्स छोड़े थे। अच्छा, कि प्रिजनर्स कैदी रहा किए थे। तो हमास ने इनके कोई 80 कैदी छोड़े हैं, ठीक है, और इसराइल ने 240। तो ओके। और इसमें कतर का बहुत अहम किरदार था। कतर में सारी नेगोशिएशंस हुई हैं। कतर का एक हिस्टोरिकल पिछले 10 सालों में देख लें तो कतर की एक यही है कि कतर बातचीत कराने में बड़ा एक्टिव होता है। कि तालिबान की अमेरिका से करा दी, फिर जी और डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, अमेरिका की ईरान से, आजकल ये हमास की और इसराइल से करवा रहा है, और उसमें मिस्री भी हैं और अमरीकी भी हैं। ठीक है, तो ये रोल प्ले हमेशा कतर क्यों करता है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी डिप्लोमेसी को दाद देनी बनती है कि उनकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है। छोटा सा मुल्क है, बीच में उनकी सऊदी अरेबिया से भी अनबन हुई थी 2017 में। सऊदी अरब को यही था कि ये अपनी इंडिपेंडेंट अप्रोच क्यों लेके चल रहे हैं, आज़ाद क्यों हो रहे हैं, हमसे मशवरा क्यों नहीं करते। ठीक है, वो कहते हैं नहीं, हम कर सकते हैं अपना। वो अब फुल इंडिपेंडेंट हो चुका है कतर। खुद ही बॉस को मिली जा रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट ही, वो बिल्कुल मेरे पास नहीं आ रहे, वो मेरे पास क्यों नहीं आते। तो कतर की अब ये अप्रोच है कि वो जिसे कहते हैं ना, एक सेंटर हब बन चुका है, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट के दरमियान। ठीक है, जो अब कतर का एक आइडियल एग्जांपल है, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, वो बहुत बड़ी एक कामयाबी थी कतर की। बेशक, वो यही दिखाती है कि तो कतर, उसकी तैयारी भी बड़े अरसे से वो कर रहे थे। वो यही चीज़ दिखाती है कि कतर डिप्लोमेसी में बहुत तगड़ा हो चुका है। किस तरह उन्होंने डेवलप किया और वो सारी चीज़ें, और टूरिज्म भी प्रमोट कर रहे हैं अब तो। अच्छा, सऊदीया भी अब टूरिज्म पे आ रहा है, बहुत तो ज़्यादा। इस पॉइंट पे भी आएंगे आगे, जरा ये सवाल हम कंप्लीट कर लें। आप कुछ बता रहे थे। और तुर्की का, आपने तुर्की का भी पूछा था। तुर्की का किरदार ये है कि तुर्की भी उर्दगान जलसों में तो बहुत लताड़ते हैं इसराइल को, लेकिन उर्दगान के पास काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से वो इसराइल की गिची पकड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। जैसे एक आज़रबाईजान से तेल आता है, वो तुर्की से होता हुआ आता है, फिर समंदर से इसराइल पहुँचता है। ठीक है, अगर वो तेल ही बंद कर दे वो नहीं बंद किया। वो 40% तेल है इसराइल का, वो बंद नहीं किया। लेकिन तकरीरों में वो कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन उर्दगान का ये है कि उर्दगान ने एक मॉरल सपोर्ट फुल दी हुई है फ़लस्तीनियों को, इमदादी सामान भी बेचते हैं। तो तुर्की का इस हद तक रोल है कि नेगोशिएशंस करवा दी। कतर का भी यही रोल है कि नेगोशिएशन करवा दी। कतर और तुर्की का एक जैसे, वो दोनों से रखते हैं। वो खुल के कहते हैं भाई हमारी दोनों साइड से बातचीत है, आप बेशक हमास को दहशतगर्द कहें, लेकिन हम नहीं कहेंगे। अच्छा, ये कतर और तुर्की कहते हैं कि हम हमास को भी वेलकम करेंगे और हम आपको भी वेलकम करेंगे। आपको पता है इसराइलियों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं तुर्की के। इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन फुल ऑन है। ठीक है, तुर्की के उर्दगान ने विज़िट करना था, वो उन्होंने कहा मैं कैंसिल करता हूँ।
तो उर्दगान ने ये जो दो मुल्क है ना, इन्होंने हर जगह से बना के रखी हुई है। वेरी गुड। तो इसी तरह सऊदी है, इसी तरह इंडिया है। और चाइना की अगर बात करें तो वो इस कन्फ्लिक्ट को किस तरह से देखता है? चाइना, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले तो वो इसराइल से थी उसकी काफ़ी दोस्ती, BRI वगैरह, लेकिन आजकल वो फुल तनकीद कर रहा है। चाइना ने एक क्लियर बयान दिया है। चाइना ने कहा है कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं बनेगा ना, टू स्टेट सोल्यूशन यानी कि फ़लस्तीन को भी रियासत का दर्जा दिया जाए और इसराइल को भी, और ये काबिज़ टेरिटरीज़ पे UN के मुताबिक फ़ैसला किया जाए 1967 के बॉर्डर्स के मुताबिक, ठीक है। तब इस मसले का हल होगा। तो चाइना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है फ़लस्तीनियों की भी। पिछले दिनों फ़लस्तीनी सदर गए हुए थे, महमूद अब्बास, चाइना, तो उनका फुल इस्तकबाल किया। चाइना, हालांकि कहाँ चाइना कहाँ फ़लस्तीन, फिर भी उन्होंने बहुत प्रोटोकॉल दिया उसके प्रेसिडेंट को। ठीक है, रूस और यूरोप की बात कर लेते हैं। तो वो ये सीन किस तरह से देख रहे हैं वो? यूरोप तो आजकल फुल फंसा हुआ है। यूरोप भी? जी, रशिया यूक्रेन जंग की वजह से। ठीक है। और अमेरिका पीछे से उनको कह रहा है हमारी बात मानो, जो हम कहते हैं वो कहो। तो यूरोप आजकल फुल वो जिसे कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन का शिकार है कि उधर से रशिया कॉन्फिडेंट है आजकल, क्योंकि रशिया यूक्रेन जंग में काफ़ी हद तक उनको नेटो को उस तरह कामयाबियाँ नहीं मिली। अच्छा। तो रशिया वो जंग स्लो आगे जा रही है, लेकिन रशिया की जो इकॉनमी को वो डाउन करना चाहते थे वो नहीं हुई। तो रूस इस टाइम ना एक वो बब्बर शेर की तरह बैठा हुआ है कि मुझे तो तुम लोग गिरा नहीं सके। और दूसरी तरफ यूरोपियंस परेशान हैं, क्योंकि उस जंग की वजह से जो रशिया से सस्ती गैस लेते थे वो भी बहुत कम हुई हुई है, तो गैस की प्राइसेस भी महंगी हुई हुई हैं। और ज़्यादातर वो अमेरिका की लाइन पे चलते हैं। ठीक है। जो यूरोपियन कैपिटल्स है ना, फ्रांस, UK, जर्मनी, जो इनके हैवी वेट्स हैं, इटली, वो ज़्यादा उसी लाइन पे चलते हैं जो अमेरिका की लाइन है। सही हो गया। हाँ, बहुत कम है जो इख्तलाफ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो यही कि जी इसराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, इसराइल को वो सपोर्ट करते हैं। और यही बात, ये आपने एक और अच्छी बात याद दिलाई कि इनके कुछ अपोजिशन लीडर्स हैं UK में, जेरमी कॉर्बिन, वो ये बात करते हैं कि यार हम अगर इसराइल वो बार बार कह रहे हैं तो फिर फ़लस्तीनी बच्चों का कौन बात करेगा? हाँ। कि आप वन साइडेड तो ना हो ना, आप वो अपनी गवर्नमेंट्स पे तनकीद करते हैं, UK पे, US पे, कि यार ये वन साइडेड अप्रोच क्यों है? पहले तो हम लोग अगर आज से 20-30 साल पहले देखें तो गोरे कम से कम ये तो दिखाते थे ना कि हम दोनों साइडों पे हैं, बेशक अंदर खाते हैं इसराइल के साथ, लेकिन अब वो भी नहीं दिखाते। अब वो जाते हैं तो इसराइली कैपिटल में जाते हैं, ठीक। फ़लस्तीनियों के पास नहीं कोई जाता। अब मसला ये है कि फ़लस्तीनियों के पास खुद मुसलमान भी नहीं जाते। अच्छा, जहाँ अगर बात करें वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, तो यूक्रेन का इशू देख लें आप, इसराइल का इशू देख लें, तो नेक्स्ट अगर एज अ पाकिस्तानी बात करूँ तो पाकिस्तान का नंबर तो नहीं आने वाला? ये तो आपने बड़ा डेंजरस सवाल पूछ लिया है। इस वक्त दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आप देखें, यूक्रेन बैठे बिठाए वहाँ पे जंग लग गई, वो रूस आ गए, पूरी नेटो इन्वॉल्व हो गई, दुनिया सोच भी नहीं सकती थी मतलब कि ये होगा। कोरोना से पहले दुनिया बड़ी हल्ला गुल्ला में जा रही थी, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया। कोरोना आया, उसके बाद फिर हमने एक इसराइल की जारियत देखी 2021 में, फिर ये यूक्रेन वाला मामला 2022 में, फिर पाकिस्तान में ऑलरेडी बड़ा हलचल क्रिएट रही है। आप देखेंगे जो पाकिस्तान में भी बड़े मसले आए हैं ये 2022 मार्च के बाद, जब इमरान खान की गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा, तब भी बड़े यहाँ पे भी पूरा 1 साल हलचल हमने देखी है। फिर हम देखते हैं कि अब ये एक नई जंग शुरू हो गई है मिडिल ईस्ट में। और उस वक़्त जब दुनिया और चाइना वगैरह ये पीस को देख रहे थे, तो अगर हम अपने रीजन की बात करें तो इस वक्त जो कुछ पुरानी जो दुनिया की क्या कहें, पुरानी, हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ऐसे लग रहा है हम साउंड कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कुछ पुराने जो ताकतवर जो पावर कॉरिडोर्स हैं, उनको अपनी पावर रिगेन करने के लिए कुछ ना कुछ क्योस चाहिए। अच्छा। तो वो उस क्योस को लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से? जंगों से। और कौन सी कंट्रीज? अब ये नाम तो नहीं हम मुनासिब होगा, लेकिन सबको पता है वो कौन है, सब बादशाह जो है दुनिया का सुपर पावर। ठीक है। वो बेसिकली वहाँ पे एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है, जिसके उनके अपने लोग बहुत चीखें मार मार के कह रहे हैं कि जंगें होती हैं तो उनका फ़ायदा होता है। वॉल स्ट्रीट अमेरिका में कुछ बैठे बिजनेसमैन हैं जो जिनका ताल्लुक है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, फिर CIA, पेंटागन, ये सब का फिर इनके मफादात जुड़े हुए हैं कि जंग होगी तो फ़ायदा होगा, असला बिकेगा, असला। और फिर दूसरी एक ये बात आती है ना कि अमेरिका की पावर हो रही है डिक्लाइन। आप ब्रिक्स में देख लें, ब्रिक्स जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं जिसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील और रूस,
ये एक इत्तेहाद बना रहे हैं और इसमें सऊदीया वगैरह को भी इनवाइट कर लिया है। ठीक है। नई करेंसी की बात हो रही है, डॉलर को पीछे छोड़ने की बात हो रही है कि डॉलर की वजह से सैंक्शंस लगाता था ना अमेरिका, अब रूस पे इन्होंने सैंक्शंस लगाई तो सारे मुल्क डर गए हैं कि कल को हमारे पे भी ये सैंक्शन लगा देंगे। तो सैंक्शन तब कामयाब रहती हैं कि जब तक डॉलर की पावर है अमेरिका के पास। ठीक है। आज पिछले ये जब इसहाक डार थे तो सारे यही रो रहे थे पाकिस्तान में डॉलर ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान ने इंपोर्ट बैन लगा दिया। बिल्कुल। क्यों? पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं थे। आप ग्लोबल ट्रेड नहीं कर सकते। बैंक्स के अंदर तक डॉलर्स आपके मौजूद नहीं थे, स्टेट बैंक और अगर आपने कहीं बाहर अपनी करेंसी करनी है तो वो भी उसके लिए नहीं डॉलर हो रही थी। चाहिए। बिल्कुल। तो अब ईरान वैसे नहीं, क्योंकि ईरान पे 30-40 साल से पाबंदियां हैं, लेकिन ईरान सर्वाइव कर रहा है क्योंकि उसने डॉलर को, इस डॉलर ज़्यादा दुनिया में अपने आप को महफूज रखा हुआ है ईरान ने। अच्छा, और वो किस तरह से? वो इस तरह के वो चाइना से ट्रेड करते हैं, चाइनी करेंसी में, वो रूस से करते हैं, यानी वो ममालिक जिन पे अमेरिका की नहीं चलती। फिर तुर्की से वो बार्टर ट्रेड करते हैं, यानी चीज़ों का तबादला। सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान से भी वो कहते रहते हैं, बट अफसोस के साथ हम अमरीकी दबाव में इतना आ जाते हैं कि हम ईरान से किए हुए मुआहदों को पूरा नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये जरदारी ने शुरू की थी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ये हम आज तक, ईरान ने अपनी साइड कंप्लीट कर ली, पाकिस्तान नहीं कर सका। क्यों? अमरीकी दबाव। हम और ईरान अब हमें जुर्माना लगाने लगा $18 बिलियन का अभी आलमी अदालत में। और पाकिस्तान ने कह दिया हम कुछ नहीं, हम पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। $18 बिलियन का? जी, आपकी इकॉनमी टोटल आपके स्टेट बैंक में 5 बिलियन नहीं पड़े हुए। यही बात है सारी डॉलर्स की कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों को डॉलर की ज़रूरत होती है, इसलिए फिर हमारी स्टेट सोचती है कि यार चलो अमेरिका से ही दोस्ती कर लो, डॉलर तो आ जाएंगे ना। तो ब्रिक्स वगैरह की अब यही कोशिश है कि एक नई करेंसी लॉन्च की जाए जिससे डॉलर का थ्रेट जो इन कंट्रीज़ को है ना कि डॉलर नहीं रहेंगे, ट्रेड नहीं कर सकेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल हमने देखी जब पाकिस्तान ने रूस से तेल मंगवाया और पेमेंट की चाइनीज़ करेंसी में। अब चाइना ये कोशिश कर रहा है इन मुल्कों को इनकरेज करे, एशियन ब्लॉक को, कि आप टेंशन ना लें सैंक्शंस की, हम पीछे खड़े हैं आपके। ठीक है। चाइना ने इसी तरह रूस की इकॉनमी को कोलैप्स होने से बचाया। ठीक ये है। रशिया यूक्रेन, रूस के सारे डॉलर इन्होंने मुंजमद कर दिए, सारे असासे जो यूके में, यूरोप में पड़े थे ना, सब। तो उसको देखते हुए अब ये कंट्रीज़ अब इकट्ठे हो रहे हैं कि जी हम इत्तेहाद बना रहे हैं। हम इत्तेहाद बना रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अब पाकिस्तान का रोल यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनता है। 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, बेशक। और जितना मर्जी कहें वीक कंट्री है, ये इन्फ्लुएंस वाकई नहीं है कि हमारी पॉलिसीज़ की वजह से, ख़राब पॉलिसीज़, लेकिन हमारा एक इम्पॉर्टेंस रहेगी। और ये एशियन ब्लॉक जो चाइना और रूस का है, और दूसरी तरफ हम वेस्टर्न ब्लॉक, ये कोशिश करेंगे अब पाकिस्तान को अपनी तरफ करने की। और आजकल भी हम यही जंग देख रहे हैं तकरीबन पिछले कई सालों से, जब का CPEC का आगाज़ हुआ हुआ है, इनको यही मसला है वेस्टर्न कैंप को कि पाकिस्तान उधर ना जाए। और इसी सूरत हाल में फिर बात आती है पाकिस्तान पर हमले का जो ख़तरा है कि अमेरिका तो डेफिनेटली CPEC नहीं चाहता। अमेरिका चाहेगा कि यहाँ पे मतलब CPEC को ख़राब किया जाए, और इंडिया पहले ही कहता है कि CPEC गुज़रता है वो आपकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी कश्मीर से। तो एक चांस इंडिया की तरफ से हमें रहेगा, इंडिया की तरफ जी हमें रहेगा एक चांस कि इंडिया वहाँ पे चढ़ाई कर सकता है गिलगित बल्तिस्तान में। और वो उसको, क्योंकि इंडियन ये हुकूमत बीजेपी जो है 2019 में उन्होंने कश्मीर में आर्टिकल 370 को कर दिया था ना ख़त्म, और कश्मीर को जम कर लिया, टोटल कश्मीर की इंडिपेंडेंट हैसियत ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा नेक्स्ट हम जाएंगे पाकिस्तानी कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, POK, हम आज़ाद कहते हैं। वो कहते हैं अब हम ये भी लेंगे, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे। और इंडिया वहाँ पे फुल टाइम उनकी फोर्सेस ट्रेनिंग कर रही है GB में, और सियाचिन तक भी इंडिया पहले ही पहुँचा हुआ है। तो पाकिस्तान को एक वो थ्रेट वहाँ पे ज़रूर रहेगा। और दूसरी तरफ से एक थ्रेट है अफ़गानिस्तान में कहने को तो चलो जी आगे अशरफ गनी की हुकूमत चली गई, अब तालिबान की हुकूमत है। वहाँ पे अमेरिका हमें डिस्टर्ब करेगा कि नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन अमेरिका अगर यहाँ पे यही बात आती है कि पाकिस्तान की जो रियासत है किस हद तक अमेरिका से दोस्ती रखती है। अगर तो ये अमेरिका के बिल्कुल ही लेट गए अमेरिका के आगे, अब उनकी डिमांड्स मान ली, तो फिर तो शायद हम वक्ती तौर पे बच जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस आई तो हमें अफ़गान महाज से भी मसला होगा, और इधर इंडियन साइड से भी, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों बॉर्डर गर्म रह सकते हैं। तो कोई भी यानी कि कोई गलत डिसीजन या कोई ऐसी चीज़, पाकिस्तान में भी एक
चिंगारी का बायस बन सकती है, और चिंगारी फिर आग लगाती है। तो कोई ये मामलात एस्केलेट होते हुए देर नहीं लगती। ठीक है। छोटे छोटे वाक़यात ही होते हैं जो बड़ी जंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम सबको पीस की दुआ करनी चाहिए, बेशक। लेकिन थ्रेट मौजूद है कि सी पैक से डिस्टर्ब है इंडिया और अमेरिका दोनों। इंडिया को और पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं आप, मतलब टेक्नोलॉजी के एतबार से अगर बात करें और उनके मिलिट्री सिस्टम और हमारे मिलिट्री सिस्टम, तो ये इसको किस तरह से देखते हैं आप? टेक्नोलॉजी वाइज तो पाकिस्तान आर्मी की कोशिश होती है कि हम कम से कम इंडिया को काउंटर करने के तक हमारे पास रिसोर्सेज हों, फुल डेटरेंस। इसमें एक प्रवीण साने समथिंग उनका कोई नाम है, वो बड़ी बात करते हैं कि जी पाकिस्तान ने 2019 की जो फाइट थी, डॉग फाइट, उसमें क्यों शिकस्त दी थी इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़्यादा एडवांस रडार सिस्टम थे, AI बेस्ड। बेशक। ये उन्होंने एक्सपोज सबसे पहले रिवील किया था। ये इंडियन एनालिस्ट ने बताया था कि इंडियन वहाँ पे क्यों पीछे रह गए, कि इंडिया के पास नकारा सारा सिस्टम था, बिल्कुल। बोसीदा। उसके बाद इंडिया ने ये राफेल ख़रीदे, और जी इंडिया ने लेटेस्ट इक्विपमेंट 2019 के बाद ज़्यादा अपग्रेड करना शुरू किया है। ठीक है। इंडिया उधर से अपग्रेड कर रहा है। फिर इंडिया ने एक और बड़ा डेंजरस इकदाम किया, S-400 रूस से ख़रीद लिया है। ठीक है। ये एक लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम है जो इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के लिए बनाए हुए हैं ना मिसाइल, ये शाहीन और गौरी वगैरह, ये सब इंडिया कह रहा है कि हमने फेल कर दिए हैं S-400। ये तो वो क्लेम करते ही रहते हैं, लेकिन मतलब S-400 बहुत पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है कि उन्होंने तैनात भी इधर ही किया है, पंजाब और कश्मीर की बॉर्डर पे, पठानकोट के पास। अच्छा। तो यानी इधर से हम कोई, क्योंकि हम वैसे ही एक पतला मुल्क हैं, हमारी यानी कि नैरो स्ट्रिप है पाकिस्तान की ना इंडिया की निस्बत। इंडिया एक वाइडर कंट्री है, ठीक है। डेप्थ है, चौड़ाई में ज़्यादा है। हमारी चौड़ाई 400 किलोमीटर की है। लाहौर से शुरू हो इंडियन बॉर्डर, 400 किलोमीटर बाद आपका पेशावर आ जाता है, अफ़गान बॉर्डर। तो ये हमें एक मसला रहता है कि जी हम कोई मतलब कोई इस तरह का कोई अगर स्टेप उठाते हैं, हाँ कोई न्यूक्लियर वगैरह या तो वो हम पे भी एक आएगा मसला। और इंडिया ने वो जो S-400 वो चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए नस्ब किया, लेकिन किया पाकिस्तानी बॉर्डर पे। उसने कहीं सेंटर में नहीं किया उसको डिप्लॉय किया पाकिस्तानी बॉर्डर पे। उससे इसमें एक्सपर्ट्स की बहस चल रही है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही फारिग हो गया। तो इसमें कोई टेक्निकलिटीज़ हैं कि अगर ज़्यादा आप मिसाइल दागो, जैसे वो हमास ने ज़्यादा मिसाइल दागे थे तो आयरन डोम कई जगहों पे हो गया था ना फेल। तो इस तरह पाकिस्तान को फिर वो मल्टीपल मिसाइल चाहिए होंगे S-400 को काउंटर करने के लिए, क्योंकि S-400 वन ऑफ द टॉप एयर डिफेंस सिस्टम है जो रूस ने बनाया हुआ है। और इंडिया रूस से पहले बहुत असला लेता था, अब इंडिया ने अमेरिका से डील्स करनी शुरू की हैं। ठीक है। पहले इंडिया हमेशा से रूस का दोस्त रहा है, सही है। तो अब वो रूस से हट के वो अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो S-400 रूस ने उनको दे दिया हुआ है। तो जंग की सूरत हाल में ये भी एक पाकिस्तान को एक ड्रॉबैक होगा कि उन्होंने S-400 भी तैनात किया हुआ है। तो ये एक बड़ा नुकसान है, सेटबैक है। ठीक है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की भी तो कोई ना कोई तैयारी जी होगी। पाकिस्तान की कोई ना, पाकिस्तान ने हर मौके पे ये साबित किया है इंडिया के साथ जितने भी हुए हैं कि पाकिस्तान जितने ने भी महाज हमारे हुए हैं हमने गर्म उनको हुए हैं। शिकस्त ही दी है। बिल्कुल। हाँ 65 में देखा जाए, 48 में देखा जाए, 99 में कारगिल की जंग, हमने उनको काफ़ी मारा भी है। तो पाकिस्तानी हमारी फ़ौज तो ज़्यादा प्रेपरेशन ही इंडिया के लिए करती है। तो क्योंकि हमारा जो मेनली दुश्मन के ममालिक है वो इंडिया ही है। तो वो अब देखना, वो वक्त ही बताएगा कि हमारी इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमारी क्या सलाहियत है। ठीक है। हमारी एयरफोर्स तो बहुत एडवांस है, उनके पास लेटेस्ट है। तो अब इस S-400 के थ्रेट को किस तरह काउंटर करना है, ये आगे मज़ीद रिसर्च हमें बताएगी। ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल पे आ जाते हैं। जहाद के पीस मूवमेंट्स होती हैं और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस पे फोकस करती है, और एक हम लोगों के साइंस हुए हुए हैं कि जी हम जंग की तरफ नहीं जाएंगे। पीस ट्रीटीज़। ठीक है, वही बात। हाँ जी। तो उसको ये ममालिक फॉलो नहीं करते। यही बात है ना कि वही, एक तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो एक छोटे गांव से असूल शुरू होता है और वो फिर पूरी दुनिया तक जाता है। अब अमेरिका वगैरह पर यही तनकीद होती है कि आप अपने ही बनाए हुए रूल्स को तोड़ते हो। हाँ, यही बात मैं कहना चाह अपने रहा हूँ। आप खुद कहते हो उनको पकड़ने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। बेसिकली ये वही है कि जिसके पास ताकत है, अमेरिका कहता है मेरे पास ताकत है, मैं कहीं भी घुस सकता हूँ। ठीक है। ये उसकी वो है ना बदमाशी है एक, कि वो एक चौधरी बना हुआ है दुनिया का, एक नोटोरियस पुलिसमैन, कि मैं कहीं भी जाके किसी को भी अपनी मर्ज़ी से चुप करा सकता हूँ। तो उसका पैगाम चाइना ने दिया था। चाइना ने कहा था कि तुम बिल्कुल उसने कहा था बकवास ना करो, कि तुम्हारी डेमोक्रेसी तुम्हारी है, हमारी है, हम भी डेमोक्रेटिक हैं। तुम हमें लेक्चर ना दो
कि कौन सा निज़ाम सही है। हम नहीं, चाइना ने कहा हम नहीं अटैक करते दूसरे मुल्कों पे, तुम करते हो। अच्छा। फिर चाइना ने साउथ चाइना सी का रेफरेंस दिया, जो चाइना के टेरिटरी पे चपकलिश चल रही है ना अमेरिका के साथ, वो जो जजीरे हैं। तो चाइना कहता है 7,000 मील दूर से कौन मेरे दरवाजे पे आके बैठा है, तुम लोग बैठे हो ना, मैं तो नहीं उधर तुम्हें तंग कर रहा। हाँ। तो चाइना ये पैगाम, चाइना उनको याद दिलाता रहता है कि ये जो आपका सवाल है कि तुम जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हो तो वो क्यों नहीं फॉलो करते। क्यों नहीं करते तो follow? तुमने तो इसराइल को इनेबल किया हाँ। कि तबाही फेर दे वो गजा अच्छा, की। कई लोगों का ये भी कहना है कि इसराइल जो है ये सारा कंट्रोल करता है अमेरिका को, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं, अमेरिका कंट्रोल करता है इसराइल को। इसमें क्या हकीकत है, ये क्या कहानी है? ये तो मैंने आपको बात शुरू में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन वो कर तो दी थी। एक्सप्लेन किया, लेकिन मेनली एक पॉइंट में अगर हम डिस्कस करें इसको, कि लोगों का ख्याल और कयासराइयाँ भी होती हैं कि इसराइल की सपोर्ट अमेरिका करता है, और लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि इसराइल जो है वो अमेरिका को सपोर्ट करता है। तो ये छोटा सा मुल्क जो है वो हाँ, इतनी वो पावर रखने ये वाला- बात हम शुरू में भी कर चुके थे कि दोनों लाजम मलजूम है कि इनेबल सारा आप देख लें, अमरीकी असला बहुत हद तक यूज़ हुआ है फ़लस्तीनियों को मारने में। ये जितना उन्होंने कहा आप हर तरह की सपोर्ट मिलेगी, और अमेरिका ने की, बहरी बेड़े पहुंचा दिए, ये कर दिया। अमेरिका ने हर तरह की सपोर्ट की इसराइल की इस कॉन्फ्लिक्ट में। और जहाँ तक वो बात करें तो लॉबीज़ हर मुल्क की गर्म होती हैं। अमेरिका में लॉबीज़ का बड़ा एक काम होता है कि लॉबीज़ ना जाती हैं आगे पार्लियामेंट या कांग्रेस तक, वो डिसीजंस करवाती हैं पैसा दे के। ठीक है। जैसे पाकिस्तान में लॉबीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल जहांगीर तरीन को कहा जाता था ATM, इस तरह के टैग लगते हैं। पाकिस्तान में ज़रा देसी लॉबीज़ होती हैं। ठीक है। अमेरिका में प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है कि एक इसराइली लॉबी भी है, एक अरब लॉबी भी है, एक इंडियन लॉबी बहुत छा रही है। ठीक है। तो वहाँ आप अपनी लॉबी को, पाकिस्तानियों की लॉबी होती थी कभी तगड़ी 80s में, लेकिन हमारी नलायकियों की वजह से वो अब हमारी कोई औकात ही नहीं रही उन कैपिटल्स में। तो जिसकी लॉबी जितनी तगड़ी होगी वो उतना ही फ़ायदा करा ले। अरब की भी लॉबीज़ अरब आज तक क्यों बचे हुए हैं, वो कुछ कर रहे हैं तो बचे हुए हैं ना अरब्स। ठीक है। वो अपने, उन्होंने कल्चर भी उसी तरह रखा हुआ है, वो फॉरेन पॉलिसी भी अपनी मर्ज़ी से लेके चल रहे हैं, वो बना के भी रखते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना अरब्स। इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़, इसी तरह इसराइल का भी एक पास्ट, उसका भी एक लॉबी है इसराइल की। तो इधर ये मैं आपके सवाल के जवाब में कहूँगा, पाकिस्तान को भी अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और लॉबी तब भी स्ट्रॉन्ग होती है जब आपकी मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक हो गया। या आपको इसराइल को तस्लीम कर लेना या जी चाइना से, ये बाहर के फैक्टर्स हैं। ठीक है। पहले आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। हमारे यहाँ कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी इसराइल को तस्लीम करो सब मसले हल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा। आपकी अपनी तो सही करो ना, अपनी प्रॉब्लम्स तो ठीक करो पहले, फिर जाके इधर उधर मुंह मारना। ठीक हो गया जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने जितनी प्रोडक्टिव डिस्कशन की और ये इसराइल और हमास के इशू को जिस तरह से एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो इसी के साथ अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।